क्वेश्चन नंबर 3.8 का इस तरह दिया हुआ है। अ हीटिंग एलिमेंट यूजिंग नाइक्रोम कनेक्टेड टू 230 supply draws an initial current of 3.2 ampere which settles after a few seconds to a steady value of 2.8 ampere. What is the steady temperature of the heating element if the room temperature is 27 degrees Celsius and temperature coefficient of resistance of nichrome averaged over the temperature range involved is 1.70 into 10 to the power minus 4 पर डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर जो हमको क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर नाइक्रोम का जो एलिमेंट है वह 230 के सप्लाई से कनेक्टेड है और यह इनिशियल करंट जो है 3.2 एम्पियर ड्रॉ करता है सर्किट से। तो इनिशियल करंट को हमने लिख दिया आई नॉट और यहाँ पर हमने लिख दिया 3.2 एम्पियर। उसके बाद which settles down after a few seconds to a steady value of 2.8 एम्पियर। तो ये कुछ देर के बाद कांस्टेंट हो जाता है, सेटल्स डाउन का मतलब, और यहाँ पर हम लिखेंगे 2.8 एम्पियर। What is the steady temperature of the heating element if the room temperature is 27 डिग्री सेल्सियस। यानी जो इनिशियल या रूम टेम्परेचर जो हम बोलेंगे या हम इसे टी नॉट मान सकते हैं, दैट इज 27 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पूछ रहा है व्हाट इज द स्टेडी टेम्परेचर, यानी इस करंट पर जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, और अल्फा का वैल्यू दे दिया है 1.70 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 पर डिग्री सेल्सियस। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे बना सकते हैं। तो इनिशियली जब करंट आई नॉट ड्रॉ हो रहा था तो वोल्टेज इतना था 230 वोल्ट। तो हम यहाँ पर इनिशियल जो रेजिस्टेंस है उसे आर नॉट इजिकल टू वी बाई आई नॉट लिख सकते हैं, यानी 230 डिवाइडेड बाई 3.2। इसे सॉल्व करने पर हमें मिलता है 71.875 ओम। एंड जो फाइनल इसका रेजिस्टेंस होगा जब करंट स्टडी हो जाता है तो उसे हम लिखेंगे V बाई आई, दैट इज 230 बाई 2.8। इसको सॉल्व करने पर हमें मिलता है 82.142 ओम। अब हमें इनिशियल रेजिस्टेंस और ये फाइनल रेजिस्टेंस मिल जाता है। तो अब हमें टेम्परेचर कोफिशिएंट इसका दिया हुआ है, तो हम इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू आर माइनस आर नॉट बाई आर नॉट इंटू टी माइनस टी नॉट। अब हम इस पर वैल्यूज को रखते जाएंगे, यानी अल्फा का वैल्यू हमें दिया हुआ है 1.70 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, दैट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस का वैल्यू 82.142 माइनस 71.875 डिवाइडेड बाई 71.875 इंटू टी माइनस 27। और फिर इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें अगले स्टेप में मिलेगा 1.70 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, दैट इज इक्वल टू 10.268 डिवाइडेड बाई 71.875 इंटू टी माइनस 27। टी माइनस 27 is equal to 10.268 into 10 to the power 4 divided by 71.875 into
1.7 और इस तरह से t माइनस 27 इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा 0.0803 into 10 to the power 4 and t माइनस 27 इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 808 यहाँ पर 403 होगा और फिर इस तरह से यहाँ हमें मिल जाएगा 840.3 सो फाइनल टेम्परेचर हमें मिल जाएगा 867.3 डिग्री सेल्सियस जो कि हमारा फाइनल आंसर होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3.9 को देखते हैं। इसमें एक वेट स्टोन ब्रिज टाइप का दिया हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क शोन इन फिगर। इस फिगर में जो दिया हुआ है तो हर एक ब्रांच में हमें करंट फाइंड करना है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, देखिए ये जो ब्रिज है ना वो बैलेंस्ड ब्रिज नहीं है, इसलिए इसमें हर ब्रांच में हमें करंट निकालना पड़ेगा। तो चलिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो यहाँ पर ए बी सी और यहाँ हमने इसको पॉइंट डी मान लिया। अब इस ब्रांच में जो करंट है इसको हम I1 मान लेते हैं। इस ब्रांच में जो करंट है इसे हम I2 मान लेते हैं। इस ब्रांच में जो करंट है इसे हम I3 मान लेते हैं। तो इस ब्रांच में करंट KCL के नियम से I1 माइनस I3 फ्लो करेगा और यह I1 माइनस I3 और यह I1 यहाँ पर हो जाएगा I1 यहाँ हो गया हमारा I3, तो I1 माइनस I3 यहाँ हो गया और इस ब्रांच में हो जाएगा हमारा I2 और इधर से हो जाएगा I1 माइनस I3। तो यहाँ जो टोटल करंट फ्लो होगा वो हो जाएगा I1 प्लस I2 माइनस I3 और यहाँ पर सारे के सारे करंट मिलकर I1 प्लस I2 टोटल करंट यहाँ से सप्लाई हो रहा था और इधर में भी हमारा I1 प्लस I2 करंट हमें मिल जाएगा जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो इस तरह से हमें करंट का जो वैल्यू है हर एक ब्रांचेस में हमने जो माना है इसका वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो लूप है आप देख पा रहे हैं, ये लूप नंबर 1, ये लूप नंबर 2 और ये जो लूप है ना ये लूप नंबर 3 बन रहा है। तो चलिए हम बारी बारी से इन तीनों लूप्स में जो करंट है उसको हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले हम KVL का यूज करेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे अप्लाइंग KVL इन लूप फर्स्ट। तो लूप फर्स्ट यानी ABDA, इस लूप में जब हम देखेंगे तो हमें जो लूप करंट का वैल्यू मिलेगा वो होगा 10I1 प्लस 5I1 माइनस I3 और जब इधर से आते हैं तो इस लूप के करंट जो I2 है इसके अपोजिट डायरेक्शन में हम बढ़ते हैं, इसलिए यहाँ साइन हो जाएगा माइनस 5I2 इक्वल टू 0।
इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 10i1 और प्लस 5i1, तो यहाँ हो जाएगा 15i1 माइनस 5i2 एंड माइनस 5i3 दैट इज इक्वल टू 0। सब में से हम 5 कॉमन ले लेते हैं तो हमें मिलेगा 3i1 माइनस i2 एंड माइनस i3 दैट इज इक्वल टू 0। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अगेन अप्लाइंग KVL इन लूप 2। अब लूप 2 में हम KVL अप्लाई करते हैं, नहीं BCDB में हम KVL अप्लाई करते हैं। तो इसमें जो करंट लूप का जो डायरेक्शन है हम इस डायरेक्शन में मानते हैं, इसमें भी इस डायरेक्शन में मानते हैं। अब यहाँ पर हम ले लेते हैं 5i3 अब यहाँ का जो डायरेक्शन है करंट के डायरेक्शन के ऑपोजिट हो जाएगा, तो माइनस 10 इंटू i1 प्लस i2 माइनस i3। और जब घूमकर हम इस ब्रांच में जाएंगे तो यहाँ भी करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो अगेन माइनस 5i1 माइनस i3 दैट इज इक्वल टू 0। इसको हम आगे सॉल्व करते हैं तो देखते हैं क्या मिलता है। तो 5i3 यहाँ पर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 10i3 15i3 एंड प्लस 5i3, तो यहाँ हमें मिल जाएगा टोटल 20i3 माइनस 10i1 और माइनस 5i1, तो यहाँ हमें मिल जाएगा माइनस 15i1 एंड माइनस 10i2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हर एक टर्म में से हम 5 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ हमें मिल जाएगा 4i3 माइनस 3i1 माइनस 2i2 इज इक्वल टू 0। और इसको अरेंज करके लिखने पर हमें मिलेगा माइनस 3i1 माइनस 2i2 प्लस 4i3 इज इक्वल टू 0। और फाइनली इसको लिखने पर हमें मिलेगा 3i1 प्लस 2i2 एंड माइनस 4i3 इज इक्वल टू 0। और इस तरह से हमें इक्वेशन नंबर 2 मिल जाता है। अब हम इक्वेशन नंबर 3 को भी निकालेंगे। चलिए अब हम लूप नंबर 3 में देखते हैं, ADCA। इस लूप में हम देखते हैं तो इसमें जो हमारा इक्वेशन बनेगा ये 5i2 प्लस 10i1 प्लस i2 माइनस i3। पहले हम इसे लिख देते हैं, तो पहले हम 5i2 लिखते हैं। 5i2 प्लस 10 इंटू i1 प्लस i2 माइनस i3। उसके बाद माइनस 10 वोल्ट है, तो हमने यहाँ पर माइनस 10 वोल्ट कर दिया। अगेन यहाँ पर प्लस 10 ओम का रेजिस्टेंस और फिर i1 प्लस i2, तो यानी प्लस 10 इंटू i1 प्लस i2 एंड टोटल इज इक्वल टू 0। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा 10i1 प्लस 10i1 टोटल 20
I1, यहाँ 5I2 plus 10I2, it is 15I2 and plus 10I2, that is 25I2 and minus 10I3 और यहाँ बच गया -10, that is equal to 0 और इसे अरेंज करके लिखने पर मिलेगा 20I1 plus 25I2 minus 10I3 is equal to 10। अब दोनों तरफ 5 से डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ बचेगा 4I1 plus 5I2 and minus 2I3 is equal to 2 और यहाँ हमें इक्वेशन नंबर 3 मिल जाएगा। अब हम पारी पारी से इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड फिर इक्वेशन 2 और थर्ड को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड को कंपेयर करेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट में I3 और इक्वेशन थर्ड में हम देख पा रहे हैं 2I3 है माइनस, तो इक्वेशन फर्स्ट में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन थर्ड को। अब देखते हैं हमें क्या मिलेगा। तो इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6I1 माइनस 2I2 माइनस 2I3, 6I1 माइनस 2I2 and minus 2I3 is equal to 0। अब देख सकते हैं 6I1 minus 2I2 and minus 2I3 is equal to 0। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ हमने लिख दिया 4I1 plus 5I2 and minus 2I3 that is equal to 2। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ माइनस माइनस यहाँ प्लस। अब ये हो जाएगा 2I1 and minus 7I2 that is equal to, यहाँ भी साइन चेंज होगा -2, यहाँ हमें मिल जाएगा 2I1 minus 7I2 that is -2 और ये हमें मिल गया इक्वेशन नंबर 4। नाउ अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को हम कंपेयर करेंगे। तो इक्वेशन 2 में -4I3 वाला टर्म है और इक्वेशन थर्ड में -2I3 वाला टर्म है। तो इक्वेशन 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे माइनस इक्वेशन 3 इंटू 2 हमने कर दिया। तो सबसे पहले हम इक्वेशन 2 को लिख देते हैं 3I1 plus 2I2 minus 4I3, 3I1 minus 4I2 sorry 3I1 plus 2I2 minus 4I3 plus 2I2 and minus 4I3 that is equal to 0। 3I1 plus 2I2 minus 4I3 is equal to 0। अब हम इक्वेशन थर्ड में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 4 जा 8I1 plus 5 2 जा 10I2 and 2 2 जा minus 4I3 that is equal to 2 2 जा 4। अब इसको माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो ये वाला टर्म फिर से हमारा कैंसिल हो जाएगा।
3i1 माइनस 8i1, तो यहाँ बचेगा माइनस 5i1 माइनस 8i2 इज इक्वल टू -4, और कॉमन माइनस को नेगलेक्ट करने पर 5i1 प्लस 8i2 इज इक्वल टू 4, और दिस इज इक्वेशन 5th। अब हम इक्वेशन 4 और 5th को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 2i1 और यहाँ है 5i1। नाउ इक्वेशन 4 इंटू 5 माइनस इक्वेशन 5 इंटू 2 हमने कर दिया, तो यहाँ बचेगा 10i1 माइनस 35i2 इज इक्वल टू -10, और इक्वेशन 5 में 2 से करना है, तो यहाँ बचेगा 10i1 प्लस 16i2 इज इक्वल टू 8। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब 35 और 16 टोटल नेगेटिव सम क्या हो जाएगा, 51i2 इज इक्वल टू -18। सो i1 इज इक्वल टू 18/51 एम्पियर, और इसे कैंसिल करने पर 3 से कॉमन लेने पर i1 का वैल्यू हमें मिल जाएगा 6/17 एम्पियर। सो नाउ अगर इस i1 का वैल्यू हम इक्वेशन 3, 4 या 5 किसी में रखते हैं तो हमें क्या मिलता है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 4 देखते हैं क्या होता है। तो 2i1 माइनस 7i2 इज इक्वल टू -2, यानी 2 इंटू 6/17 माइनस 7i2 इज इक्वल टू -2 -2, और यहाँ से हमें मिल जाएगा 12/17 माइनस 7i2 इज इक्वल टू -2, एंड 12/17 प्लस 2 इज इक्वल टू 7i2, और यहाँ हो जाएगा 12 प्लस 34/17 इज इक्वल टू 7i2, और ये जगह 56/17 दैट इक्वल टू 7i2। 7 से 8 टाइम्स में कटेगा, तो यहाँ से हमें i2 का वैल्यू मिल जाएगा 8/17 एम्पियर। तो यहाँ पर हमें i1 और i2 का वैल्यू मिल चुका है। अब हम i3 का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं इक्वेशन 1, 2 या 3 किसी से भी हम i3 का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम निकालते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सबसे पहला है 3i1 माइनस i2, तो 3 इंटू i1 का वैल्यू 6/17
17 माइनस I2 माइनस I3, तो माइनस I2 का वैल्यू 8/17 minus I3 and this is equal to 0. तो इस तरह से मिल जाएगा हमें 18 minus 8/17 that is equal to I3 and finally I3 का वैल्यू मिल जाएगा 10/17 एम्पियर। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं हमें ब्रांच ए बी में जो करंट मिला है उसे I1 कहा गया है और BC में जो करंट मिला है उसे I3 और AD में जो करंट मिला है उसे I2 कहा गया है। और अब हमें ब्रांच DC और ब्रांच BD में करंट निकालना है। तो सबसे पहले हमें इसे लिखना पड़ेगा। तो करंट ब्रांच AB में हमारा क्या हो जाएगा, यानी I1 करंट था हमारा, तो I1 का वैल्यू 6/17 एम्पियर था। तो इसे ब्रांच AB में हम लिख देते हैं। सो I AB इज इक्वल टू 6/17 एम्पियर हो जाएगा। फिर I2 हम देखते हैं किसमें हमारा आया है। तो I2 है ब्रांच AD में। तो AD में जो हमारा करंट है उसे हम देखते हैं क्या आया है, 8/17। सो AD इज इक्वल टू 8/17 एम्पियर। और I3 जो करंट है उसे भी देखते हैं। तो I3 हमारा करंट फ्लो हो रहा है जैसा आप देख पा रहे हैं ब्रांच BC में। तो ब्रांच BC में जो करंट का वैल्यू है वो 10/17 एम्पियर है। तो हमने लिख दिया IBC इज इक्वल टू 10/17 एम्पियर। So now current in ब्रांच, हम करंट निकालेंगे ब्रांच DC में। तो उसका वैल्यू हो जाएगा I1 प्लस I2 माइनस I3। सो करंट इन ब्रांच DC, so IDC is equal to I1 plus I2 minus I3, that is 6/17 plus 8/17 minus 10/17। तो यहाँ से IDC का वैल्यू हमको मिल जाएगा 4/17 एम्पियर। और जो लास्ट ब्रांच हमारा बचा उसे हम कहेंगे ब्रांच BD। तो इसमें हमें मिल जाएगा I1 माइनस I3। तो करंट इन branch BD, so IBD is equal to I1 माइनस, एक बार फिर से देख लेते हैं, I1 माइनस I3, I1 माइनस I3 यानी 6/17 माइनस 8/17। सो IBD is equal to minus 2/17 एम्पियर। तो इस तरह से हमने
हर एक ब्रांच में करंट के जो वैल्यूज है उसको निकाल लिया है।